वेलकम दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आप जैसे कि जानते हैं कि 30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 होने वाला है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अक्सर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में फिर हम आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस के नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन मींस टोटल स्कोर को लिखना मत भूलिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Who is the constitutional head of Union Executive? Guys, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Constitutional head of Union Executive. Option A Prime Minister, Option B President, Option C Chief Justice of India and Option D Speaker of लोक सभा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बताना है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। हर वीडियो में आप की तरह इस वीडियो में भी आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड्स का समय मिलेगा, जिसमें आप अपने सही आंसर को करेक्टली चूज कर पाए। 5 सेकंड्स। गाइस, पहले मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। अब आप कहोगे सर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं, क्योंकि यूनियन के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। वेल, यू मे बी राइट, बट यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछा गया। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में? अगर मैं आपको बताऊं, यूनियन में टॉप पे प्रेसिडेंट आते हैं, वहां पे कैबिनेट होती है और कैबिनेट के नीचे आपके पूरे आपके बेसिकली कैबिनेट कह लो, जिसे आप ये कहते हैं सुपर कैबिनेट कह लो या फिर कैबिनेट कह लो, कैबिनेट मिनिस्टर्स। बेसिकली कैबिनेट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है। वहां पे बेसिकली जो जिक्र है वो जिक्र है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो प्रेसिडेंट is not there to vote in legislature, but यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और वहीं पे यूनियन जो स्टेट के अंदर यूनियन होती है, यूनियन नहीं कहूंगा उसे, स्टेट एग्जीक्यूटिव मशीनरी का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा as fixed by the constitution is। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की फिक्स की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है गाइस, मेंशन है वो वर्ड, वो कौन सा है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 545 एंड ऑप्शन डी 552। 5 सेकेंड्स। थिंक गाइस, थिंक, वेरी इजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 552। कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी कि लोकसभा के अंदर कितने एमपी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होने चाहिए, हो सकते हैं, दैट इज 552। करंटली हमारे पास 545 है। अगर वही मैं बात करूं राज्यसभा की, राज्यसभा में हमारे पास करंटली जो एमपीज है 338, बट जो हो सकते हैं दैट इज 352। सो क्वेश्चन नंबर 2 option D is the right answer. Let's move on to the question number 3. Question number 3 कहता है the chairman of राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है, जो बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो कौन होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 5 सेकेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा बेसिकली जो है लोअर हाउस जिसे कहते हैं और राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में जो बेसिकली ये राज्यसभा है, यहाँ पे एक चेयर होती है। इस चेयर पे जो बैठा हुआ इंसान होता है, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो राज्यसभा में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। बेसिकली दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है।
So question number 3, option B is the correct answer. Let's move to question number 4. Question number 4 कहता है the money bill can be introduced only. अब मनी बिल क्या होता है, एक डिटेल वीडियो बना देंगे इसके लिए, बट मनी बिल ओनली यानी कि हमारे पास ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया लोकसभा है, पार्लियामेंट में राज्यसभा है। मनी बिल पहले क्या लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में या किसी में भी, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी किसी एक में, किसी में भी, या फिर लोकसभा या राज्यसभा जिसमें आपका मन करे पहले वहां ले आओ, या फिर ज्वाइंट सेटिंग, या फिर दोनों में एक साथ लाओ, ज्वाइंट सेटिंग। सोचो 5 सेकंड्स हैं आपके पास। किस में मनी बिल पहले लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किस में कराया जाता है मनी बिल को? गाइस दैट इज ऑप्शन बी लोकसभा। गाइस मनी बिल यानी कि फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंस से रिलेटेड। अब एक बात आप बताओ, आप जब इलेक्शन में वोट डालते हो तो आप किसके लिए चुनते हो, कौन से सभा के लिए आप अपने एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, लोकसभा के लिए या फिर राज्यसभा के लिए? वेरी ऑब्वियस, लोकसभा के लिए आप चुनते हो। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आपके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगली बार अपने वोट डालोगे ही नहीं। तो इसीलिए जो पैसे का लेन देन है आप इनसे हिसाब लेते हो, इनसे कभी हिसाब नहीं लेते हो, आप हमेशा हिसाब इनसे लेते हो। तो इसीलिए पैसे का लेन देन भी इनके हाथ में ही पहले है। लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा पावर है मनी बिल को लेके, राज्यसभा के पास वो पावर कम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया, फिर बताता हूं, ये हमारी लोकसभा, ये हमारी राज्यसभा, ये अलग बैठती हैं, ये अलग बैठती हैं। यहाँ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो इनको चला रहा होता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये सबको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है। किस लिए वो बाद में बताएंगे, बट अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इन दोनों को साथ में बिठाने का प्रावधान, यानी कि कौन सा आर्टिकल बात करता है कि ये दोनों साथ में भी बैठ सकते हैं। ऑप्शन ए 108 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 112। 5 सेकंड्स हैं आपके पास। Guys, the right answer is option A, आर्टिकल 108। 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है, कहता है कि ऑर्डिनरी बिल है अगर, अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ये सब क्या होता है बाद में बताएंगे। अगर ऑर्डिनरी बिल है और वहां पे डेडलॉक हो गया है, डेडलॉक यानी कि लोकसभा ने कहा कि भाई पास होना चाहिए, राज्यसभा ने कहा पास नहीं होना चाहिए, फिर राज्यसभा ने कहा पास होना चाहिए, लोकसभा ने कहा भाई पास नहीं होना चाहिए। अब दोनों के बीच में तो मतभेद हो गया। इस केस के अंदर दोनों को साथ में बिठा के वोटिंग करा लेंगे, जो ज्यादा कहेगा भाई पास होना चाहिए तो पास हो जाएगा, फिर नहीं पास होना चाहिए तो नहीं पास होगा। ये कहाँ पे मेंशन है कि दोनों को साथ में बिठा लो? जैसे होता है ना स्कूल के अंदर हमारे पास कभी कभी बच्चे कम हुआ करते थे तो ज्वाइंट क्लास हो जाती थी, सेक्शन ए बी को मिक्स कर दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। सो आर्टिकल 108 के अंदर इसके बारे में मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65 एंड ऑप्शन डी 70। 5 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट। बहुत ईजी है गाइस, सोच लो सोच लो सोच लो, ज्यादा मत सोचो, मतलब सोच लो पर ज्यादा मत सोचो। यस, जो आप सोच रहे हो शायद वो सही हो, एंड अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो दैट इज करेक्ट। गाइस अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दैट इज 65, अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की दैट इज 62। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65 years is the age of Supreme Court judges, and after 65 they retire. Question number 7. The residuary power in the Indian Constitution are vested in. अब पहले मैं आपको बता देता हूँ रेजिडुअरी पावर क्या होती है, शायद आपका माइंड खुल जाए। देखो भाई, हमारे संविधान के अंदर ना 3 लिस्ट दी गई है। अब कौन से स्केड्यूल के अंदर दी गई है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि भाई कौन से स्केड्यूल के अंदर दी गई है। अब इस स्केड्यूल के अंदर जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे ना, वो 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट हो गई,
जिसपे सिर्फ यूनियन बनाएगी, स्टेट लिस्ट हो गई जिसपे सिर्फ स्टेट कानून बनाएगी, कंकरेंट मतलब कि दोनों मिलजुल के बने। पर एक बात बताइए, जिस टाइम पे संविधान बना था और ये लिस्ट बनी थी 1950 में, क्या उस समय पे इंटरनेट था? क्या उस समय पे कोई सबमरीन या फिर ऐसी कोई चीज जो टेक्नोलॉजी आज आपके पास है उससे रिलेटेड कुछ था? उस समय पे नहीं था। तो ऐसा कहा गया कि भाई ऐसा कोई भी कानून जो फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ती है बनाने की किसी टॉपिक पे, उस टॉपिक को हम, अगर उस पे टॉपिक पे कानून बनता है तो उस पे हम में से स्टेट या फिर यूनियन या फिर दोनों में से कौन कानून बनाएगा या फिर दोनों साथ में बनाएंगे। तो कहा गया जो रेजिडुअरी यानी जो बची हुई पावर है वो किसको दे दो? ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। सोचो गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वो पार्लियामेंट को उसकी पावर दे दो। कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन को सर यूनियन को बेसिकली पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी। तो पार्लियामेंट को पावर दी गई कि भाई कोई भी रेजिडुअरी पावर है जो ना ही यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, उस पे एक्सक्लूसिवली राइट किसका होगा? यूनियन का, यानी कि पार्लियामेंट का। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। द इंटरस्टेट काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर। जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 263, आर्टिकल 262, आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 285 सेकंड्स यू हैव। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट बताओ, 5 सेकंड्स है। इंटरनेट में यूज करना प्लीज, बहुत इजी है, मतलब नहीं है इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आर्टिकल 262, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आर्टिकल 262 बेसिकली बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की, कि यानी कि काउंसिल बनाएंगे स्टेट्स को मिला के, चल रहा है इंडिया है, इंडिया कैन डू एनीथिंग। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। बट गाइस उससे पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही हो ये तो, और नहीं पसंद आ रही तो दोबारा देखो, पसंद आएगी क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है। इट इज फॉर यू। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर, आने वाला है 30th नवंबर को है, हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट। सो प्लीज स्टडी, studying is boring, I understand that. Question number 9, the financial commission is constituted every 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 6 साल में? जो फाइनेंस कमीशन, नॉट फाइनेंशियल कमीशन, माय बैड, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। जो फाइनेंस कमीशन है वो कितने साल में क्रिएट किया जाता है? हर 3 साल में, हर 4 साल में, हर 5 साल में या फिर हर 6 साल में? फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन की क्या पावर है, क्या करता है, एक वीडियो बना देंगे छोटी सी आपके लिए ताकि आपको समझ में आए फाइनेंस कमीशन कैसे काम करता है, क्या पावर है और कौन सा। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि करंट में अभी हमारे पास कौन सा फाइनेंस कमीशन है, मतलब कौन से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, कह सकते हैं ऐसा। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी, 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। So question number 9 option C is the correct answer. Let's move on to question number 10. Question number 10 कहता है the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 relates to 73rd Constitutional Amendment Act, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है गाइस, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है, गांधी जी के विचारों को लागू करने वाला अमेंडमेंट एक्ट है। ऑप्शन ए अर्बन लोकल बॉडीज, ऑप्शन बी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर ऑप्शन डी ट्राइब्यूनल्स। क्या हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, क्या हुआ था? सोचिए, गांधी जी को रिलेट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, सोचिए गाइस, सोचिए। Yes, some of you are already right. 5 seconds are over. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गाइस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए थे। ऐसा नहीं है उससे पहले पंचायत इंडिया में नहीं हुआ करती थी, हुआ करती थी, बट उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ, जिसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिया गया सभी स्टेट्स को। और वहीं पे एक और अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज, जो आपके चुनाव होते हैं ना, काउंसलर्स के होते हैं ना, जिसे आप एमसीडी के इलेक्शंस भी कहते हो, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था।
सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज रिलेटेड टू। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करें, वो किस चीज से रिलेटेड है? प्लेजर डॉक्ट्रिन बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए टेन्योर ऑफ जजेस, क्या वो जजेस के टेन्योर से रिलेटेड है कि भाई जजेस का कार्यकाल कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी सिविल सर्वेंट्स टेन्योर, क्या वो सिविल सर्वेंट के टेन्योर से, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या फिर बड़े रैंकिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनसे रिलेटेड है? ऑप्शन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, या फिर गवर्नर्स टेन्योर से रिलेटेड है? 5 सेकंड्स हैं आपके पास, सोचिए गाइस सोचिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के टेन्योर से रिलेटेड है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी विद एनी सिविल सर्वेंट, बेसिकली गाइस यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने ऑप्शन में इस वजह से अलग कर दिया क्योंकि वो फिर ना क्लैश हो जाता सिविल सर्वेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। वहां पे आप कहोगे सर कैसे में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, उनका तो 5 साल का होता है, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस वजह से मैंने अलग किया क्योंकि ना अगर वो मिनिस्टर्स होते तो प्लेजर डॉक्ट्रिन के अंडर में आ जाते वो, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं वो प्लेजर डॉक्ट्रिन के अंडर में आते हैं, हालांकि वो तो है भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। यानी कि प्रेसिडेंट अगर खुश है तो आप सिविल सर्वेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, किसी यूनियन या लोकसभा ने लोकसभा कह रहा हूँ कैबिनेट ने अगर रेकमेंड कर दिया आपका नाम हटा दो जी, आप हटा दिए जाओगे, बस इतनी सी नौकरी है आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Question number 12. Which body recommends the appointment of chief election commissioner? कौन सी ऐसी बॉडी है, मतलब संगठन कह लो हिंदी में, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड करती है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 सेकेंड्स, कौन सा रिलेवेंट आंसर है? सोचो सोचिए गाइस, सोचिए सोचिए सोचिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन सी बॉडी रेकमेंड करती है अपॉइंटमेंट के लिए? गाइस यहाँ पे अपॉइंटमेंट मत सोचना कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे रेकमेंड कौन सी बॉडी करती है। बेसिकली उसके लिए अलग बॉडी होती है, उसका प्रोसीजर स्टैब्लिश, उसका जो मेंशन प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ कौन अपॉइंट करता है, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, that is a different story. So question number 12, option D is the right answer. No specific procedure mentioned in the constitution. कौन अपॉइंट करता है? अगर क्वेश्चन ये होता तो एक चीज याद रखिए, जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जितने भी हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स भी होते हैं या फिर फॉर एग्जांपल इवन जजेस भी कह लो, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स का एक हाई कोर्ट, मतलब सभी स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है, जो शायद उस स्टेट में ना भी हो तो भी है। कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट रख देते हैं। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, पंजाब एंड हरियाणा। अब पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट अलग नहीं है, हरियाणा हाई कोर्ट अलग नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। तो ऐसे ही कभी कभी दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, बट सभी स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। सो आर्टिकल 214 के अंदर मेंशन है, 216 के अंदर मेंशन है, 217 के अंदर मेंशन है, या फिर 225 के अंदर मेंशन है हाई कोर्ट के बारे में। 5 सेकेंड्स। द राइट आंसर इज आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, यानी कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया है, दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, बट हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। कौन से अमेंडमेंट ने 21 साल से 18 साल के बीच में एज कर दी थी? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 61 और ऑप्शन डी 71। 5 सेकेंड्स, फटाफट बताइएगा इस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन
सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अब ये बताना उस टाइम पे पीएम कौन थे, किस पीएम के टेन्योर के अंदर ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू की पावर ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑप्शन डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट गाइस। अरे यार हम फॉलो करते हैं यार बहुत उस कंट्री को। आपके मन में सही आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो डिराइव की है। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखे टोटल 15 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 ऑप्शंस, और आज हमने उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, सॉल्व किया, जो कि आपके आने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो 2025 30 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस की है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें, लाइक भी कर देना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।